हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मासिस्ट वीडियो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए। ठीक है, अभी हम आज स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स। देखो, इंडिकेटर्स को समझने के लिए पहले आपको टाइट्रेशन का जो मीनिंग है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप लास्ट लेक्चर है ना, वो देख के आओ, उसके बाद ये समझना, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ये हमारा दो मेन पॉइंट है। अब इक्विवेलेंस पॉइंट किसको कहते हैं हम? यानी कि टाइट्रेंट और टाइट्रेड, ये दोनों का जो इक्वल अमाउंट हो जाता है ना फ्लास्क में, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। और एंड पॉइंट यानी कि टाइट्रेंट का जो एक बूंद यानी कि 0.1 ml भी ज़्यादा गिरा ना, तो हमारा जो ये फ्लास्क वाला जो सॉल्यूशन है, अगर वो हमारे पास अननोन सॉल्यूशन HCl होगा, तो फिर नॉन हमारा NaOH होगा, तो फिर वो यहाँ पे एक बूंद यानी कि एक 1 ड्रॉप भी ज़्यादा गिरेगा ना, तो यहाँ पे वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, यानी कि NaOH ज़्यादा हो गया। सो हमारी HCl का तो कुछ भी अब मोल्स नहीं बचा उसमें, क्योंकि वो सभी टाइट उसके अंदर क्या बोलते हैं, वो इक्वेशन बन गया है ये दोनों का, यानी कि इक्वल अमाउंट में हो गया। उसके बाद भी यहाँ पे pH चेंज हो जाएगी। अभी ये दोनों सेम अमाउंट में हो गए, यानी कि NaOH प्लस HCl, ये दोनों सेम अमाउंट में हो जाएगा ना। उसके बाद 1.1 ml भी NaOH ज़्यादा गिरा, तो फिर ये सॉल्यूशन जो है ना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना HCl प्लस NaOH, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O, हमारा वाटर का 1 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। यहाँ पे ये वाला जो है सोल्ट बना है, ठीक है। अभी इसकी pH क्या होगी? 7। ये न्यूट्रल हो गया। अभी NaOH का 1 ड्रॉप भी ज़्यादा गिरा, तो यहाँ पे बेसिक मीडियम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों का जो रिएक्शन करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो एक्यूरेट यानी कि एक्यूट होता है। वो तुरंत ही इसका pH चेंज कर देगा, एक ड्रॉप भी ज़्यादा गिरा ना, तो ठीक है। अभी अभी तक तो ये सॉल्यूशन कलरलेस था, पर NaOH का 1 ड्रॉप गिरा यहाँ पे ज़्यादा, इसका सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, कलरलेस टू पिंक हो गया, बिकॉज ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर, हमने इसमें इंडिकेटर डाला, उसकी वजह से हमारा जो इंडिकेटर है वो एसिड मीडियम में कलरलेस होगा, तभी तो हमें कुछ कलर नहीं दिखा। और जैसे ही ये NaOH का एक ड्रॉप ज़्यादा गिरा, यानी कि ये मीडियम बेसिक हो गया, बेसिक मीडियम में वो तुरंत ही पिंक कलर दिखाया है उसने। इंडिकेटर ये यहाँ पे शोज करता है कि हमारा टाइट्रेशन फिनिश हो गया, यानी कि हमारा टाइट्रेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। यही होता है इंडिकेटर। देखो, इसका लैंग्वेज में हम देख लेते हैं। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस which is used to determine the end point in a titration। टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट डिटरमाइन करना आता है ना, वो विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। इन एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर जनरली यूज्ड हैज इंडिकेटर। इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे हैज़ अ इंडिकेटर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडिकेटर भी कुछ रिएक्शन तो देगा ही, तब भी जाके हमको यहाँ पे कलर चेंज होगा, ठीक है। दे चेंज देयर कलर विद इन अ सर्टेन pH रेंज। मैंने बोला ना कि pH के हिसाब से उसका कलर चेंज होता है, ठीक है। अभी देखो, हमारे पास इंडिकेटर है फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन जो इंडिकेटर है ना, वो एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक कलर देता है। इसका कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हम फिनोल्फथालीन ही लेंगे, सभी का अलग अलग होता है, किसके कौन से सॉल्यूशन के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, वो सभी आएगा आगे, ठीक है। अभी देखते हैं, हम फिनोल्फथालीन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फिनोल्फथालीन है ना, वो वाला एसिड में कलरलेस होगा और बेस में पिंक कलर देगा।
ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे बोला ना कि HCl का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर NaOH गिरा, ठीक है। अभी वो इक्वल अमाउंट में हो गया, तब तक किसका कलर कलरलेस था, कुछ भी नहीं था, ट्रांसपेरेंट कलर था यहाँ पे। फिर जब जैसे ही यहाँ पे NaOH का एक ड्रॉप भी ज़्यादा गिरा ताकि यहाँ पे ये मीडियम बेसिक हो गया, तो तुरंत ही उसका कलर चेंज होके पिंक हो गया, ठीक है। इसी तरह से अभी देखते हैं थियोरी उसका हम पहले देख लेते हैं कौन सी होती है। यहाँ पे ज़्यादा है पर आपके सिलेबस में 2 ही थियोरी दी है। देर आर बेसिकली 2 थियोरीज गिवन टू एक्सप्लेन द कलर चेंजिंग नेचर ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए जो कलर चेंज होता है ना टाइट्रेशन में, ताकि हमें एंड पॉइंट डिटरमाइन होगा, सो उसके लिए 2 थियोरी दी है, ओस्टवाल थियोरी एंड क्विनोनॉइड थियोरी। पहले हम देखते हैं ओस्टवाल थियोरी। अकॉर्डिंग टू द ओस्टवाल थियोरी, इंडिकेटर आर जनरली वीक एसिड्स और वीक बेस। देखो यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है वो क्या बोल रहे हैं सर कि अगर तो हमारा जो इंडिकेटर है या तो फिर वो वीक एसिड्स होगा या तो फिर वो वीक बेस होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। द चेंज इन कलर ऑफ द इंडिकेटर इज ड्यू टू देयर आयोनाइजेशन। देखो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस होगा, उसको किसी भी अलग केमिकल से हम यानी कि कुछ रिएक्शन कराएंगे तो उसका आयोनाइजेशन होगा, उसके बाद हमको प्रोडक्ट मिलेगा ना। उसी तरह से यहाँ पे जो चेंज कलर होता है ना, वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कलर चेंज होगा वो ड्यू टू देयर आयोनाइजेशन के हिसाब से वो कलर चेंज देंगे। देखो द अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर हैज़ डिफरेंट कलर एंड आयोनाइज्ड फॉर्म हैज़ डिफरेंट कलर। देखो पहले तो हम अनआयोनाइज और आयोनाइज का मीनिंग पता कर रहे थे। HCl है ये हमारा अनआयोनाइज फॉर्म है। क्यों आयोनाइज, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज होगा, ठीक है, उसको हम आयोनाइज बोलेंगे। और अनआयोनाइज यानी कि कोई कंपाउंड होगा, यानी तो कोई ऐसे ही सब्सटेंस ही देंगे हमको, ठीक है। अभी यहाँ पे HCl का आयोनाइजेशन हुआ H+ और Cl-, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन। ये सर क्या बोल रहे हैं कि नाउ दोस कैन बी 2 केसेस। इधर क्या हो सकता है, अगर इंडिकेटर है वो वीक एसिड होगा तो क्या होगा, और वीक बेस होगा तो कैसे वो रिएक्शन देगा, उसके लिए भी उन्होंने डिटेल में समझाया है, ठीक है। अभी देखते हैं फर्स्ट, अगर वो वीक एसिड होगा, इन केस इफ द इंडिकेटर इज अ वीक एसिड, इट आयोनाइज इन एसिड इज वेरी लो ड्यू टू कॉमन H+ आयन। क्यों, हमने पहले अभी बोला ना कि देखो यहाँ पे HCl प्लस HPH, यहाँ पे ये दोनों कॉमन आयन है, ठीक है, H+ का, तो इसके अंदर तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए उसमें वो क्या देंगे, लो देंगे, एसिडिटी में वो क्या देंगे, वेरी लो होगा उसका आयोनाइजेशन। इसलिए दैट मीन्स इन एसिड इट इज इन यूनिफॉर्म, यानी कि अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। एसिड में वो अनआयोनाइज, यानी कि देखो हमने यहाँ पे ब्यूरेट लिया और ये फ्लास्क, ठीक है, यहाँ पे HCl है और फिनोफ्थेलिन डाला यानी कि HPH, ये इसके बीच कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, ड्यू टू H+ आयन, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं होगी, यानी ये कलर लेस होगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे हमने NaOH लिया है, इसमें NaOH डालेंगे ना तो स्लाइटली पिंक कलर दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो NaOH में उसका रिएक्शन तुरंत ही हो जाता है। उसके लिए वो यहाँ पे जैसे ही NaOH थोड़ा सा भी गिरेगा ना तो वो स्लाइटली पिंक कलर दिखाएगा, फिर वो डिसअपियर हो जाएगा। और जब भी यहाँ पे NaOH का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तब यहाँ पे कॉन्स्टेंटली पिंक कलर दिखेगा हमको। सो वो जो पिंक कलर है ना वो इंडिकेट करता है कि हमारा एंड पॉइंट आ गया है, ठीक है। इट इज फेयरली आयोनाइज इन बेसिक और अल्कलाइन, बेसिक को हम अल्कलाइन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन, दैट मीन्स इन बेस इट इज इन आयोनाइज्ड फॉर्म। बेस में वो आयोनाइजेशन दिखाया हमको दिया है फिनोफ्थेलिन का एग्जाम्पल। फिनोफ्थेलिन इज अ वीक एसिड इंडिकेटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
HPH, मैंने बोला ना उसका रिप्रेजेंट, उसका क्या फॉर्मूला होता है, HPH। ठीक है, अभी वो HPH है ना, वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, तब उसका कलर लेस होगा, उसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं हुई है इसलिए वो उसका कलर लेस होगा। फिर वो डिसोसिएशन हुआ यानी कि उसका आयोनाइजेशन हुआ, सो H प्लस प्लस पीएच माइनस। अभी ये पीएच माइनस है ना, वही शोज करता है पिंक कलर। आयन आफ्टर आयोनाइजेशन जो पीएच माइनस रिलीज होता है ना, वही हमारा पिंक कलर शोज करता है। ठीक है, अभी देखते हैं इफ इंडिकेटर इज वीक बेस। ठीक है, अब इंडिकेटर वीक बेस होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इन केस इफ द इंडिकेटर इज वीक बेस, इट इज ionization is very low in base due to common OH minus ion. That means in base it is in a ionized form. यहाँ पे क्या होगा कि जो हम यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज का एग्जाम्पल देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, MEOH, तो उसका आयोनाइजेशन होगा, सो Me प्लस प्लस OH माइनस। ये MEH है ना, ये येलो कलर देता है, उसका कुछ आयोनाइजेशन नहीं होगा तब। और जब यहाँ पे ये रेड कलर, ठीक है, रेडिश ब्राउन। अभी क्या बोल रहे हैं इसमें कि यहाँ पे OH माइनस जो है ना, वो NaOH का डिसोसिएशन हम देखेंगे यानी आयोनाइजेशन देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, Na प्लस OH माइनस। तो ये दो OH माइनस कॉमन हुए ना, इसीलिए वो बेस में नहीं देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखो बेस का कंसंट्रेशन फाइंड करना है हमको, तो फिर मिथाइल ऑरेंजिड यूज करना पड़ेगा। अगर एसिड का करना है तो फिनोफ्थैलिन, क्यों, बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, ये ओस्वाल सर बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, उसका ये थ्योरी है। अभी क्या बोला इसने कि इट इज आयोनाइजेशन इज वेरी लो इन बेस ड्यू टू कॉमन OH माइनस आयंस। दैट मीन्स इन बेस इट इज इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं कि इट इज फेयरली आयोनाइज इन एसिडिक सॉल्यूशन बाय H प्लस आयन। दैट मीन्स इन एसिड इट इज इन आयोनाइज्ड फॉर्म। एसिड के अंदर वो आयोनाइज्ड हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ब्यूरेट है ना, उसके अंदर हमको एसिड फिल करना पड़ेगा, तभी जाके हमको इंडिकेटर का एंड पॉइंट, सॉरी सॉल्यूशन का एंड पॉइंट यानी कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट हमें मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखा मैंने नहीं बोला ना, मिथाइल ऑरेंज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मिथाइल ऑरेंज है वो वीक बेस है और वो रिप्रेजेंट करता है बाय MEOH से। देखा मैंने बोला ना, इसका येलो कलर होता है, वो आयोनाइजेशन होगा उसका, तो Me प्लस और OH माइनस। अभी वो जो Me है ना, वो रेड कलर शोज करेगा आफ्टर द आयोनाइजेशन। अभी दूसरा है, तो दूसरा क्या है, क्विनोनॉइड थियोरी। अभी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये है ना वो स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी कि उसमें जो पेरा है मेटा है, वो जो सॉल्यूशन कैसे, सॉरी सब्सटेंस कैसे चेंज होता है उसके हिसाब से कलर चेंज होता है, ऐसा ये बोलता है। ठीक है, और वो जो ओसवाल्ड थे, ओसवाल्ड सर क्या बोल रहे थे कि वो केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। क्विनोइड थियोरी, उसके अकॉर्डिंग टू क्विनोइड थियोरी एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एग्जिस्ट इन टू टर्टोमेरिक फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें कुछ चेंज होगा, यानी कि कोई CH3 है वो मेटा से पेरा में हो गया है, तो पेरा से ऑर्थो में हो गया, ऐसा कुछ होगा। तब हम, या तो फिर उसका जो रिंग है वो चेंज हो गया, तब उसका कलर चेंज होगा। आफ्टर द इक्वेशन जो बनेगा ना, आफ्टर जो रिएक्शन होगा उसके बाद जो स्ट्रक्चर होगी ना, स्ट्रक्चर उसके अंदर कुछ डिफरेंट होगा, तब हम इंडिकेटर का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें कुछ चेंज होगा, तब कलर शोज करेगा और हम बोलेंगे कि ये टाइट्रेशन फिनिश हुआ है। ये क्विनोनॉइड थ्योरी बताती है। ठीक है, वन फॉर्म इज टर्म हैज बेंजोइड फॉर्म एंड अदर फॉर्म इज टर्म हैज क्विनोनॉइड फॉर्म्स। यहाँ पे दो फॉर्म हो गए, यानी कि जो एसिड होगा ना वो बेंजोनॉइड फॉर्म में होगा,
जो बेस होगा वो फिनोनॉइड फॉर्म में होगा, ऐसा यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, दोस टू फॉर्म्स हैव डिफरेंट कलर, वन फॉर्म एग्जिस्ट इन एसिड मीडियम एंड अदर फॉर्म हैज ए बेसिक यानी कि अल्कली मीडियम। ठीक है, ड्यूरिंग टाइट्रेशन द मीडियम चेंजेस फ्रॉम एसिड टू बेसिक और वाइस वर्सा, यानी कि अगर हम एसिड लेंगे तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस लेंगे तो यहाँ एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और चेंज होगा। ये होगा कैसे? ड्यू टू दिस pH रेंज ऑफ सॉल्यूशन, और ड्यू टू दिस pH of solution is also change, they convert one tautomeric from to other and that's how color change। देखा यहाँ पे pH का भी इम्पोर्टेंस है। देखो यहाँ पे भी हम फिनोप्थेलिन ही लेते हैं। फिनोप्थेलिन हैज बेंजेनोइड फॉर्म इन एसिडिक which is colorless, while it has quinonoid form in alkali medium which has pink color। मैंने अभी बोला ना कि वो एसिड में कलरलेस होगा फिनोप्थेलिन और बेस में पिंक कलर शोज करेगा। देखो बेंजेनोइड फॉर्म ऑफ फिनोप्थेलिन, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ये स्ट्रक्चर याद रहे तो बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत सारे मार्क मिलेंगे। अदरवाइज नहीं रहता है तो आप एग्जाम्पल सिर्फ लिख के आ जाना, तो भी आपको उसको समझ में आना चाहिए। एग्जाम में जो पेपर चेक करते हैं ना उसको इसी तरह से लिखना। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बेंजेनोइड फॉर्म है ना उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और जो क्विनोनोइड फॉर्म होता है ना यानी कि आफ्टर आयोनाइजेशन जो होता है ना वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अभी हम कुछ जो कॉमनली यूज्ड एसिड बेस टाइट्रेशन है ना उसका इंडिकेटर के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो फिनोप्थेलिन है वो एसिड में कलरलेस होगा, बेस में पिंक कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज है, फिर आता है मिथाइल रेड, वो एसिड में रेड होगा और बेस में येलो। और फिनॉल रेड वो येलो एसिड में होगा और बेस में रेड होगा। फिर थायमोल ब्लू वो एसिड में क्या होगा, दो कलर देंगे, येलो और रेड, और बेस में ब्लू। फिर ब्रोमोफिनोल ब्लू वो क्या होगा, एसिड में येलो और बेस में ब्लू। ठीक है, यहाँ तक होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा है टॉपिक, इंडिकेटर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। अगर आपको नहीं आता है तो फिर से नोट्स को देख लो, पीडीएफ में नोट्स में डाल दूंगी। आफ्टर ये जो अपलोडिंग होगा ना उसके बाद में 1-2 दिन में डाल दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर नोट्स देख लो, और या तो फिर आप पहले से लेक्चर को समझ लो। ये कुछ नहीं है, इजी वे में मैंने सिखाया है सभी कुछ, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको कंसंट्रेशन से लेके अभी तक के सभी वीडियो देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। और ये वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।